नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। जैसे कि देखो, मैंने आपको बोला था कि नया साल आने पर एक नए फॉर्मेट और नई ऊर्जा के साथ हम एडिटोरियल और करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज उसी की कोशिश मतलब एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं। देखो, आपके बहुत सारे सजेशंस आए आंसर राइटिंग को लेके और भी तमाम तरह के सजेशंस आए। धीरे धीरे देखो उनको हम इनकलकेट जरूर करेंगे, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस ऐसे हैं जिसके लिए एक अच्छी टीम का होना जरूरी है और अच्छी टीम बनाने में देखो थोड़ा सा तो वक्त लगता है। तो धीरे धीरे हम अपने इस इनिशिएटिव में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाते जाएंगे और ज्यादा इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो हमें आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं उनको देख लीजिए। और सबसे पहले एक चीज, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो अटेम्प्ट होगा देखो आपका यूपीएससी का, वो लास्ट अटेम्प्ट होगा और इसी अटेम्प्ट में आप सक्सेस प्राप्त करोगे। बस मैं तो यही एक चीज बोलना चाहूंगा, इसके अलावा मैं नए साल की शुभकामना के ऊपर और कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो देखो, ये 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडिया की विश्व गुरु बनने की जर्नी, 3-4 न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को कंपाइल करके ये इशू हम कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद द हिंदू का आज का हैप्पी मून जैकब का आर्टिकल है एशिया सेंट्रिक सेंचुरी से संबंधित, क्या इंडिया इसके लिए तैयार है। उसके बाद मिलेट से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है हरीश दामोदरन का। और द हिंदू में साइड में एक जो छोटा सा आर्टिकल आता है रिमोट वोटिंग से संबंधित, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल जो आप पेपर में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, ऋषभ पंत जो इंडिया के फेमस क्रिकेटर हैं, दुखद रूप से इनका एक्सीडेंट हुआ। और देखो, एक्सीडेंट के बाद ना तमाम तरह की खबरें निकल के आने लगी, जिसमें से देखो सबसे इंपॉर्टेंट खबर तो ये थी, हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर, वहां से एक बस गुजर रही थी और हरियाणा रोडवेज की एक बस थी, बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने ऋषभ पंत की मदद की कार से बाहर निकलने में। तो मतलब इन्होंने गुड स्मारिटन के तौर पे ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला और इसी से उनकी जान बच पाई। देखो, ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया काम है। और कुछ देखो दुखद खबरें भी निकल के आई कि ऐसा भी बोला गया कुछ खबरों में कि कुछ लोगों ने तो पैसे निकाल लिए, कुछ लोग सेल्फी तो नहीं मतलब फोटो लेने लगे पूरे इंसिडेंट की। देखो, इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन सी एथिकल डायमेंशंस इन्वॉल्व हैं जिसको आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप देखिए। जैसे देखो, सुशील कुमार जो बस के ड्राइवर थे, उन्होंने हेल्प की, कंपैशन, ह्यूमैनिटी, सेल्फलेसनेस, ये सारी वैल्यूज इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से इन्होंने हेल्प की ऋषभ पंत की और उनकी गोल्डन आवर में जान बच पाई। लेकिन देखो, कुछ लोग जो फोटो खींचने लगे, जो पैसे लूटने लगे, उन्होंने जो काम किया ये दर्शाता है लैक ऑफ एम्पैथी को, एम्पैथी की कमी है। और देखो, कई जो रिपोर्टिंग हुई इस पूरी घटनाक्रम के बाद, ऐसा लगा जैसे मीडिया चैनल्स को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये चीज किसको दर्शाती है? इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो आंसर राइटिंग में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के विश्व गुरु बनने की जर्नी से संबंधित है। आप देखो, ऐसे से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूपीएससी सीधा सीधा ऐसे पूछ सकती है इंडिया एज ए विश्व गुरु से संबंधित। इवन एथिक्स के इस टॉपिक से भी आप आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट क्या है? देखो, आजकल इंडिया की पॉलिटिक्स में ना विश्व गुरु वर्ड का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। जहां एक तरफ रूलिंग पार्टी बार बार ये बोलती है कि हमारे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टीज क्या बोलती हैं? वो कटाक्ष करती हैं कि भारत के स्कूलों में गुरु नहीं है और इंडिया बनने चला विश्व गुरु। देखो, ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है जो कि हमारे काम की नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे, अगर यूपीएससी पूछ ले, उस लिहाज से 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। अभी इंडिया क्यों एक पोटेंशियल कैंडिडेट है सुपर पावर विश्व गुरु बनने के लिए और किन किन चीजों में इंडिया को सुधार लाने की आवश्यकता है। हम आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, विश्व गुरु की डेफिनेशन क्या है? विश्व गुरु देखो, मतलब वो देश जो पूरे वर्ल्ड का गुरु है। जैसे देखो, क्लास में एक गुरु पूरी क्लास में ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है और बच्चे अगर गलत रास्ते पर चल जाएं तो उन्हें लाइट दिखाता है। उसी प्रकार से जो विश्व गुरु होता है ना, वो पूरे वर्ल्ड में ऑर्डर इस्टेब्लिश करता है। वो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो एक्शन लेता है। कुछ लोग बोलते हैं ये मार्केटिंग है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है।
प्रताप भानु मेहता जिन्होंने आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, वो बोलते हैं देखो ये मार्केटिंग तो है, मतलब ये बात सच है कि मार्केटिंग इसमें कुछ कुछ है। जब इंडिया अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, इससे रूलिंग पार्टी को फायदा भी होगा, उसको ज्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन बिना मार्केटिंग के आप विश्व गुरु बन भी नहीं सकते। दो तस्वीरें देखिए, देखो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पूरे वर्ल्ड को कौन सी तस्वीर प्रेजेंट करना चाहते हैं। एक तरफ ये तस्वीर प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर ये तस्वीर प्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर इंडिया अपने आप को पहले विश्व गुरु नहीं कहेगा तो पूरा वर्ल्ड कैसे इंडिया को विश्व गुरु मानेगा? समझ गए? तो मतलब पहले आप अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रेजेंट तो करो, तभी तो पूरा वर्ल्ड स्वीकार करेगा ना। मतलब बिना मार्केटिंग के आप विश्व गुरु नहीं बन सकते। इवन ब्रांड इस्टैब्लिश करने के लिए भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट ये आता है कि विश्व गुरु की नीड ही क्यों है। देखो आज वर्ल्ड जो है ना तमाम तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। एक तरफ देखो एक्सपेंशनिज्म है, चाइना जैसे देश, इंडिया, ना सिर्फ इंडिया, आप ताइवान देख लीजिए, आप ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में विभिन्न देश देख लीजिए जिनके साथ चाइना का विभिन्न आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। तो चाइना जैसे देश एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। इवन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। आतंकवाद का इतना ज्यादा बोलबाला है पूरे वर्ल्ड में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हैं वर्ल्ड में। तो देखो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए कोई अच्छा लीडर चाहिए। यहीं पर कंसेप्ट निकल के आता है विश्व गुरु का। मतलब यहीं से आवश्यकता महसूस होती है कि विश्व गुरु होना चाहिए। आप स्लाइड देख लीजिए। उसके बाद अगर हम फीचर्स की बात करें कि विश्व गुरु के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर, विश्व गुरु सिग्निफाइज मदर। कैसे? देखो जैसे मदर एक बच्चे को जन्म देती है ना, और पूरी मानवता इसी पे टिकी हुई है, एक नएपन की शुरुआत होती है वर्ल्ड में, उसी प्रकार से देखो विश्व गुरु ना मदर को सिग्निफाई करता है। जैसे इंडिया मान लीजिए, इंडिया इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, इंडिया इज मदर ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, इंडिया इज मदर ऑफ ऑल इकोलॉजी, इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। मतलब समझ गए? तो विश्व गुरु जो है वो मदर को सिग्निफाई करता है। दूसरे नंबर पे जो विश्व गुरु होता है वो सभी प्रकार के कन्फ्लिक्ट से ऊपर होता है। जैसे देखो यूएसए है, यूएसए तो अभी खुद ही जैसे यूक्रेन वार में शामिल है, यूक्रेन को यूएसए सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया की बात कीजिए, इंडिया देखो अभी ना यूक्रेन की साइड है ना ही रशिया की साइड है, मतलब पूरी तरह से तो एटलीस्ट नहीं है। तो इंडिया एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है यूक्रेन वार में। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अदरवाइज देखो जो विश्व गुरु होता है ना वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में खुद शामिल नहीं होता, वो एक आइडियल मीडिएटर का रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा विश्व गुरु देखो अपने आप में पावरफुल भी होता है। पावरफुल जैसे कि उसके अंदर, देश के अंदर हो बाहर हो, किसी भी प्रकार का कोई भी दुश्मन हो उसको मार गिरा सकता है विश्व गुरु। क्या इंडिया में यह क्षमता है? बताइए। मतलब धीरे धीरे इंडिया क्षमता हासिल कर रहा है, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। चौथे नंबर पे देखो जो देश विश्व गुरु होता है ना वो एक बड़ा मेटेरियल पावर भी होता है। जैसे देखो चाइना है, चाइना का एग्जांपल लीजिए। चाइना को पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री कहा जाता है। चाइना पूरे वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना में चीजें बहुतायत में हैं, चाहे डेली यूज की चीजें मान लीजिए, जॉब्स मान लीजिए। यूएस से भी कुछ कुछ ऐसा ही है, मतलब पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं यूएस में, चाइना में जॉब करने के लिए। तो जो विश्व गुरु होता है ना वो मटेरियल पावर भी होता है बहुत बड़ा। इंडिया यहां पे देखो लैग करता है, यहां पे इंडिया को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। उसके बाद और देखो जो विश्व गुरु होता है ना वो अपने आप में मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब नए नए आइडियाज जो चीजें विश्व गुरु में होती हैं, जिस मतलब जो देश अभी विश्व गुरु है जहां पे जिस कल्चर को फॉलो किया जाता है, फिर वही कल्चर मॉडर्न कल्चर कहलाता है और वही कल्चर, वही चीजें पूरे वर्ल्ड में फॉलो होने लगती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो जोमेटो, स्विगी जैसी चीजें हैं, पहले कहां पे आई? यूएस में। उबर, ओला जैसी चीजें हैं, पहले कहां पे आई? यूएस में। पहले मतलब हॉलीवुड की मूवीज में पहले आप नई नई चीजें देखोगे, बाद में वही चीजें पूरे वर्ल्ड की फिल्म इंडस्ट्रीज में फॉलो की जाती हैं। तो मतलब यह है कि वो देश जो विश्व गुरु है वहां पे जो जो होता है ना वो अपने आप में मॉडर्न कहलाया जाता है, चाहे वो पहनने के मामले में हो, खाने के मामले में हो, कल्चर के मामले में हो। तो विश्व गुरु अपने आप में मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे हमने फीचर्स डिस्कस किए विश्व गुरु के। अब इंडिया की बात कीजिए, क्यों इंडिया एक पोटेंशियल कैंडिडेट है विश्व गुरु बनने के लिए?
देखो इंडिया एक पवित्र टेरिटरी है, देवों की भूमि है, यहां पर रिलीजन को, भगवान को बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ऑलमोस्ट 2500 साल पहले यहां पर बुद्धिज्म इमर्ज हुआ, बाद में सिखिज्म, जैनिज्म वो भी यहीं से इमर्ज हुए, और इवन 2500 साल से भी पहले वैदिक युग यहां पे आया इंडिया में। सनातन धर्म जो है वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म इसे कहा जाता है। हालांकि इस पे भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। मेन बात यह है, जब इंडिया में ये सारी चीजें आई ना, पहले वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हुआ, वहां पे क्रिश्चियनिटी आई, लेकिन वहां पे ना धर्म और साइंस के बीच में ना जबरदस्त टकराव हो गया। तो वहां के स्कॉलर्स ने कहा कि धर्म और साइंस, इन दोनों चीजों को अलग करके रखा जाए, जहां से सेकुलरिज्म का कंसेप्ट इमर्ज होकर आता है। तो वहां पे ना साइंस को ज्यादा फोकस किया गया वेस्टर्न कंट्रीज में। इसी वजह से देखो वहां पे मेटेरियलिज्म ज्यादा है, वहां पे कंज्यूमरिज्म ज्यादा है, लेकिन इंडिया ने ना कभी धर्म को नहीं छोड़ा। गांधी जी का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट जो है ना वो अलग है। तो ये जो चीज है ना, दोनों को साथ लेके चलना, धर्म को भी साइंस को भी, ये चीज इंडिया को महान बनाती है। समझ गए? इंडिया इज लैंड ऑफ सेल्फलेस परवेयर्स। परवेयर्स देखो मतलब वो महान लोग जैसे गुरु नानक देव जी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ताकि दूसरों की सोल्स को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, ताकि दूसरों को मानवता का पाठ पढ़ाया जा सके। तो इंडिया में ऐसे बहुत से महान गुरु हैं जिन्होंने अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया जा सके, सिर्फ इसलिए कि मानवता का जो मैसेज है वो दूसरों तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद देखो और बहुत सारी चीजें हैं। इंडिया नॉन अलाइंड है, इवन कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया नॉन अलाइंड रहा। इंडिया ना यूएसए के साइड रहा ना यूएसएसआर के साइड रहा। तो मतलब इंडिया एक वो स्विंग स्टेट है जो अलग अलग ग्रुप्स के प्रति ना एक ब्रिज का काम कर सकता है, मतलब अच्छा मीडिएटर इंडिया साबित हो सकता है। इंडिया एक महान सिविलाइजेशन है। इसके अलावा इंडिया एक बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया, मीडिएटर साबित हो सकता है। और ये पॉइंट भी हमने पहले डिस्कस किया कि इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, मदर ऑफ ऑल इकोलॉजी, मदर ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आप देख लीजिए, देखो मैं आपसे पूछता हूं, इतनी पॉपुलेशन 140 करोड़ मानिए, 140 करोड़ पॉपुलेशन और डेमोक्रेसी, क्या कोई ऐसा देश है? आंसर है नो। मदर ऑफ ऑल इकोलॉजी, जो रिवर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब की पूजा जैसे इंडिया में की जाती है, क्या कहीं और की जाती है? नहीं की जाती है। तो मतलब हर लिहाज से आप देखोगे तो इंडिया बहुत से एस्पेक्ट्स में मदर कहलाएगा। अब देखो कुछ रोड ब्लॉक्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि पिक्चर हर जगह इतनी सही है। कुछ रोड ब्लॉक्स हैं जो इंडिया को रोक रही हैं विश्व गुरु बनने से। जैसे देखो सबसे पहले है करप्शन, इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में जहां देखो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ है, लेकिन यही चीज कहीं ना कहीं देखो मतलब अगर इस चीज का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया तो यह चीज देश को तोड़ती भी है। आज किस प्रकार से बहुत से लोग देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ धर्म के नाम पे, कुछ कास्ट के नाम पे, कुछ एथनिसिटी के नाम पे। अगर हमने समय रहते इन चीजों को नहीं सुधारा तो ये चीजें आगे जाके हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। उसके बाद लैक ऑफ सिविक सेंस सॉरी, जैसे देखो एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, ये कतर में जो अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ ना, तो ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई। जापान के जो दर्शक थे ना, जैसे ही मैच खत्म हुआ, उन्होंने अपने आप से सारी जो पानी की खाली बोतल्स थी ना वो उठाई, जो भी कचरा उन्होंने फैलाया था उन्होंने ठीक किया, समेटा। जापान के दर्शकों की पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा तारीफ हुई कि देखो इतने सिविलाइज्ड दर्शक हैं जापान के। लेकिन देखो बात कड़वी है लेकिन सच भी है, हमारे देश में बहुत से लोगों में सिविक सेंस की भारी कमी है। यहां वहां पान खा के थूक दिया जाता है। आप कंपेयर करोगे तो बहुत से देशों में, खास करके जापान में, आप देखोगे कि ट्रेन में लोग अपना मोबाइल साइलेंट पे रखते हैं ताकि दूसरा पर्सन परेशान ना हो जाए। क्या इंडिया में आप ऐसी चीजें देखोगे? बहुत ही कम लोग इन चीजों को फॉलो करते हैं। तो सिविक सेंस के मामले में ना बहुत ज्यादा सुधार किया जा सकता है। और देखो इससे भी बड़ी चीज, हमारे देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में, एजुकेशन में कितना कम है। आप मुझे एक बात बताइए यार, वर्ल्ड छोड़िए, इंडिया में 50% पॉपुलेशन को इग्नोर करके क्या आप इंडिया को विश्व गुरु बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं।
तो इक्वालिटी लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जेंडर में। महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे गरीबी खत्म होगी, इससे देश की इकोनॉमी आगे जाएगी, पूरे देश को इससे फायदा होगा। तो देखो ऐसे छोटे छोटे अनेकों पॉइंट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे R&D का पॉइंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम कितना कम खर्च करते हैं। डेवलप कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया R&D पर बहुत कम खर्च करता है। देखो जब तक इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी अगर आगे नहीं बढ़ेगी तो हमारे देश की मिलिट्री कैसे मजबूत होगी, कैसे इंडिया दूसरे देशों को एड दे सकता है। तो R&D पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ज्यादा खर्चा हमें रिसर्च पर करने की आवश्यकता है। तो ये चीजें जब इंडिया फॉलो करेगा तब जाके धीरे धीरे इंडिया और बेहतर कैंडिडेट साबित होगा विश्व गुरु बनने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया की विश्व गुरु बनने की जर्नी से संबंधित। इसके बाद आज का हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो मिलेट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मिलेट्स कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। देखो यूएन के द्वारा 2023 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया गया है और ये यूएन ने किया इंडिया के कहने पर। तो देखो क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया के कहने पर यूएन ने 2023 का साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया, तो इंडिया क्या स्पेशल कर रहा है अपने देश में मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। मिलेट्स जिन्हें देखो फ्यूचर क्रॉप या फिर मिरेकल ग्रेन भी कहा जाता है। रीजन साफ है, अगर यूपीएससी प्री में कुछ पूछ ले रीजन साफ है, क्योंकि मिलेट्स ना काफी हार्श कंडीशंस में भी आप मिलेट्स को उगा सकते हो। ये ड्रोट रेसिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, काफी सारे फायदे भी हैं मिलेट्स के। ये देखिए, अगर यूपीएससी वैसे क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछ सकती है कि इनमें से कौन सी फसल मिलेट नहीं है या फिर इनमें से कौन सी फसल मिलेट है, तो ये 4-5 तो आपको याद होंगी, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी। लेकिन ये नीचे वाली जो है इनको भी एक बार आप जरूर देख लीजिए, अगर यूपीएससी प्री में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछती है तो गलत ना हो जाए। स्लाइड रोक के आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। और देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से रीजन में कौन सी मिलेट की फसल उगाई जाती है, जैसे बाजरा कौन से रीजन में उगाया जाता है, रागी कौन से रीजन में उगाई जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आजकल इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी के फेवरेट हैं। अब देखो पॉजिटिव्स की बात करते हैं, मिलेट्स के क्या क्या फायदे होते हैं। देखो अगर आप राइस और व्हीट से कंपेयर करो ना, तो मिलेट्स में आपको ज्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ज्यादा आपको विटामिन मिलेंगे। और व्हीट और राइस को कंज्यूम करने से ना काफी तरह के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से होते हैं, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। देखो हमारे बॉडी में ना एंटीबॉडीज होती हैं। अगर हमारी बॉडी पर किसी प्रकार के वायरस का अटैक होता है, बैक्टीरिया का अटैक होता है हार्मफुल, तो वो एंटीबॉडीज ना शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। ये शरीर की आर्मी होती हैं। लेकिन मान लीजिए यही शरीर की एंटीबॉडीज जिन पर दारोमदार है शरीर की सुरक्षा करने का, फॉरेन एलिमेंट से शरीर को प्रोटेक्ट करने का, अगर वही एंटीबॉडीज बॉडी के ही हेल्दी सेल पर अटैक करने लगे तो क्या होगा, वही होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे देखो 1918 में क्या हुआ था, यूएसए की जो फोर्सेस है ना अपनी ही एक बटालियन पर बम गिराने लगी थी, क्योंकि उनको अपनी बटालियन की सही लोकेशन का नहीं पता था, तो वो गलती से अपनी ही बटालियन पर अटैक कर रही थी। तो ये है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसको बॉडी के पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो ना व्हीट और राइस कंज्यूम करने से गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। लेकिन मिलेट्स दूसरी तरफ देखो काफी ज्यादा एडवांटेजियस हैं। अब बाजरे का एग्जांपल लीजिए। वैसे देखो अगर आप बाजरे को व्हीट से कंपेयर करोगे ना, व्हीट से कह रहा हूं मैं, व्हीट से कंपेयर करोगे तो आयरन, जिंक और प्रोटीन ये तो उतना ही मिलेगा बाजरा में जितना कि व्हीट में होगा। हालांकि देखो राइस में जिंक वगैरह ये कम होते हैं, व्हीट में हालांकि बाजरे के कंपेरेबल हैं। लेकिन देखो व्हीट जो होता है वो ग्लूटेन फ्री नहीं होता। यहां पर देखिए व्हीट ग्लूटेन फ्री नहीं होता, बाजरे में ज्यादा फाइबर होता है। और एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ना बाजरे का वो ये है, मिलेट्स का ये होता है कि ना ज्यादा समय लेते हैं डाइजेस्ट होने में, ज्यादा समय लेते हैं, इसलिए हमारी जो बॉडी है वो फुल महसूस करती है, यानी भूख जल्दी नहीं लगती सिंपल भाषा में। और अनेकों तरह के डिसऑर्डर से आप बच जाते हो, जो शुगर लेवल है वो जल्दी से नहीं बढ़ता, ये फायदा होता है। फायदे देखो और भी ज्यादा है अलग अलग डायमेंशन में। आप ये देखिए
हिडन हंगर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ना हिडन हंगर हो जाती है। इसकी वजह से स्टंटिंग हो सकती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान इतना कम है। बार बार एक्सपर्ट्स जो हैं वो सॉल्यूशन देते हैं कि आप मिलेट्स को प्रमोट कीजिए ताकि हिडन हंगर को एड्रेस किया जा सके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का जो स्थान है उसे इंप्रूव किया जा सके। उसके अलावा मिलेट्स जो होते हैं वो ड्रोट रेसिस्टेंट होते हैं, कम समय लगता है। मतलब मिलेट्स को उगाने से लेके फसल की कटाई तक साइकिल बहुत छोटा होता है, ऑलमोस्ट 70 से लेके 80 दिनों के बीच में। लेकिन देखो वीट और राइस को आप उगाते हो ना, आपको ज्यादा समय लगता है। तो मिलेट्स को आप उगाओगे, हर दृष्टिकोण से यह फायदेमंद होता है। मतलब केमिकल्स की आवश्यकता नहीं होती, फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती, कम मॉइस्चर वाले एरिया में आप इनको उगा सकते हो। लेकिन देखो अब क्वेश्चन ये उठता है, जब मिलेट्स के इतने ज्यादा फायदे हैं तो ये बताइए मिलेट्स को हम कंज्यूम कम क्यों करते हैं और फार्मर्स इसको कम क्यों उगाते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इसका आंसर यहां पे है। देखो सबसे पहली चीज, मिलेट मतलब आपने कभी बाजरे का आटा अगर देखा हो तो ना, आटा ना गूंदोगे ना, मतलब आप तो क्या ही गूंदोगे, आप अपने घर पूछेगा, मतलब इलास्टिक नहीं होता। जैसे आटे का जो आटा होता है ना बहुत इलास्टिक होता है। जब रोटी हम बेलते हैं ना तो आसानी से गोल रोटी बन जाती है, लेकिन बाजरे का रोटी हम बनाएंगे ना तो टूटने लगती है रोटी, मतलब टूटी फूटी रोटी बनेगी। मतलब आटे को, जो गूंदा हुआ आटा होता है ना, उसे संभालना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, बाजरे की रोटी बनाना रिलेटिवली डिफिकल्ट है। और ना आटे की रोटी है वो तो देखो बिल्कुल फूली फूली बनती है, जल्दी बन जाती है। तो इस वजह से लोग ज्यादा आटे की रोटी पसंद करते हैं, राइस को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक, जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में नहीं आया था ना, तो मतलब वीट तो एक एस्पायरेशनल क्रॉप थी। मतलब बहुत कम अमीर लोग ही वीट को अफोर्ड कर पाते थे, कुछ ऐसी सिचुएशन थी। थोड़ा और पहले जाओगे अगर आप तो, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद तो देखो वीट की बहुतायत हो गई हमारे देश में, और मिलेट्स तो धीरे 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 पीछे छूटती गई। ये एक रीजन है। दूसरा देखो, किसान इसलिए मिलेट्स को प्रेफर नहीं करते क्योंकि पर हेक्टेयर यील्ड जो है ना मिलेट्स की बहुत कम होती है। जैसे देखो ये खेत है, इस खेत में आप उगाओगे राइस वीट, आपको ज्यादा उगेगा, मतलब यहां पे राइस वीट ज्यादा उगेगा, इसकी पैदावार ज्यादा होगी, और मिलेट्स की पैदावार रिलेटिवली कम होगी। तो इस वजह से किसान ना मिलेट्स को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। उनको लगता है कि अगर हम वीट और राइस उगाएंगे तो ज्यादा पैदावार होगी, उसको बेच के हमारी इनकम जो है वो ज्यादा होगी। और इसके लिए कहीं ना सरकार भी दोषी है। सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि देखो सरकार ना प्रोक्योर नहीं करती। सरकार वीट और राइस को तो प्रोक्योर करती है, लेकिन मिलेट्स को प्रोक्योर नहीं करती, जिस वजह से फार्मर्स को ना एक गारंटी महसूस नहीं होती कि हम मिलेट्स को अगर उगाएंगे तो गारंटी है कि सरकार हमारी फसल को परचेज करेगी ही। तो यह गारंटी जब किसान को नहीं मिलती, इस वजह से किसान जो है मिलेट्स को नहीं उगाते। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है फिर क्या किया जाए। मतलब इंडिया के कहने पर यूएन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स तो डिक्लेयर कर दिया, तो इंडिया क्या करे स्पेशल अलग से कि मिलेट्स हमारे देश में ज्यादा कंज्यूम होने लगे, किसान ज्यादा उगाने लगे। देखो इसका एक ना बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? अभी देखो पीडीएस में तो आपको पता है व्हीट राइस डिलीवर किया जाता है, 2 रुपए किलोग्राम राइस या फिर 3 रुपए किलोग्राम व्हीट। अभी तो 1 जनवरी से वो फ्री भी हो गया है, आपने न्यूज पढ़ी होगी करंट अफेयर में। तो देखो सरकार एक चीज ये कर सकती है, हमारे देश में ना इतने सारे स्कूल्स हैं जहां पर मिड डे मील स्कीम के तहत फ्री में खाना दिया जाता है। हालांकि बच्चों का हक है, फ्री कुछ नहीं होता, लेकिन बात यह है कि जो गर्म खाना बच्चों को स्कूल्स में दिया जाता है ना, क्यों ना उस खाने में मिलेट्स दिए जाएं। कितने फायदे होंगे इससे? सबसे पहली बात, अगर बच्चे देखो शुरुआत से ही मिलेट कंज्यूम करेंगे तो वो सारी चीजें, क्योंकि मिलेट्स में ज्यादा विटामिन होते हैं, ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जिंक, आयोडीन, फाइबर, ये सब चीजें ज्यादा होती हैं मिलेट्स में, तो बच्चों में ना हिडन हंगर जैसी जो चीजें हैं ना वो दूर की जा सकती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जहां एक तरफ हमारा स्थान इंप्रूव होगा, और दूसरी तरफ क्या, चूंकि देखो मिड डे मील स्कूल्स में और आंगनवाड़ीज में मिलेट्स दिया जाएगा बच्चों को, तो वो मिलेट्स कहां से आएगा? किसानों से। तो मतलब आवश्यकता होगी तो किसान भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ना मिलेट्स। सरकार यह कर सकती है कि स्टेट लेवल को फंड्स दे कि हम आपको ऑटोनॉमी देते हैं, आप रीजनल लेवल पे मिलेट्स प्रोक्योर कीजिए और वो मिलेट्स प्रोक्योर करके आप स्कूलों को दीजिए, ताकि मिड डे मील स्कूल्स में उन मिलेट्स को दिया जा सके बच्चों को।
तो मतलब स्टेट को ऑटोनॉमी मिलेगी, उनको पैसे मिल गए, उन्होंने रीजनल लेवल पे मतलब अपने आप से ही किसानों से मिलेट्स को प्रोक्योर किया और वो प्रोक्योर करके दे दिया स्कूल्स को डायरेक्टली। तो और स्कूल्स में फिर वो बच्चों को जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है मिलेट्स को प्रोड्यूस करने का। शुरुआत की जा सकती है आंगनवाड़ी से और स्कूल से, बाद में धीरे धीरे देखो मिलेट्स प्रमोट होगा और बड़े लेवल पर इसका कंजम्पशन स्टार्ट होगा। फिर वही जो मतलब पहले मिलेट्स का जो प्रोडक्शन होता था ना और कंजम्पशन होता था, आज प्रीली में अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले 5वें नंबर पे इंडिया वो देश है जहां पे सबसे ज्यादा मिलेट्स प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों से देखोगे तो प्रोडक्शन लगातार नीचे जा रहा है। बट अब वो साल है कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इन चीजों पे अगर सरकार ध्यान दे तो मिलेट्स की जो कंजप्शन है फिर से हमारे देश में इंक्रीज हो सकती है और इसके जाहिर तौर पे बहुत सारे फायदे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का आर्टिकल है वो देखो एशिया सेंट्रिक सेंचुरी के इमरजेंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये अब बोलने लगे हैं कि ये जो सेंचुरी है 21वीं शताब्दी जो है अब एशिया सेंट्रिक होती जा रही है। कैसे? देखो एक तरफ यूएसए जो पहले इराक में था, मतलब इराक के ऊपर अटैक किया था यूएसए ने 2003 में, 2001 में यूएसए ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। अब दोनों देशों को यूएसए छोड़ चुका है, मतलब दोनों देशों को छोड़ के जा चुका है। अब एशिया में विभिन्न देश जो हैं जैसे चाइना, इंडिया काफी तेजी से इमर्ज हो रहे हैं, काफी पावरफुल होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ एशिया के छोटे छोटे देश, छोटे तो नहीं कहेंगे, मतलब मिडिल पावर्स इन्हें कहेंगे, जैसे देखो ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, ये भी अपने आप को असर्ट करते जा रहे हैं। मतलब इनका भी काफी तेजी से इमर्जेंस हो रहा है। तो मतलब सारी जो ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या फिर मिलिट्री एक्टिविटीज भी आप बोलिए, वो अब एशिया में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। तो क्या इंडिया इस चेंज के लिए तैयार है? क्या इंडिया एशिया सेंट्रिक सेंचुरी से एंगेज करने को तैयार है? राइटर बोलते हैं नो। मतलब राइटर का यह कहना है इंडिया एशिया सेंट्रिक सेंचुरी के लिए तैयार नहीं है। राइटर कहते हैं देखो जब तक यूनिपोलर वर्ल्ड रहेगा ना तो फिर एशिया सेंट्रिक सेंचुरी का कोई मतलब बनता नहीं है। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब ऐसा वर्ल्ड जिसमें एक ही सुपर पावर हो। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। 1990-91 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो एक ही पावर बचा, एक ही सुपर पावर बचा पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम था यूएस। तो वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर। मैं आपको ना इसको ना आसान भाषा में समझाता हूं। जैसे देखो मान लीजिए जब देश आजाद हुआ था ना, एक ही डोमिनेटेड पार्टी थी पूरे देश में, मतलब एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही थी, वो थी कांग्रेस। तो वन पार्टी सिस्टम था उस समय, ऐसा कहा जाता है हमारे देश में। चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम नहीं, लेकिन दूसरी पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी। अब कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा बोलने लगे हैं कि फिर से वन पार्टी सिस्टम बन गया हमारा देश, क्योंकि बीजेपी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है और बाकी पार्टीज कमजोर हो गई हैं बहुत ज्यादा बीजेपी के मुकाबले में। तो इसे क्या कहेंगे? इसे रिलेट कीजिए यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से। तो मतलब वन पार्टी इतनी ज्यादा हो गई है, वन पार्टी सिस्टम बन गया देश में। चलो और आसान एग्जांपल आपको बताता हूं। कई घरों में आपने सिचुएशन देखी होगी कि जो फादर होते हैं, अब देखो पैट्रियार्की है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन कई घरों में देखते हैं हम कि फादर की ना बहुत ज्यादा चलती है। जो फादर ने बोल दिया वही होगा, मतलब फादर की बात पत्थर की लकीर, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं रेज करेगा। अब कई घरों में मैट्रियार्की भी चलती है, जो मदर ने बोल दिया वही कुछ फाइनल। तो जब देखो परिवार में, किसी परिवार में सिर्फ एक पर्सन की चलती है, वही सबसे ज्यादा पावरफुल है और बाकी लोगों की ना नहीं चलती उस पर्सन के मुकाबले में, तो ये हुआ यूनिपोलर, मतलब सिंगल पोल है, सिंगल पावर है। चलो एग्जांपल बहुत हो गए, फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो मतलब देखो यूनिपोलर अगर वर्ल्ड ऑर्डर है तो एशिया सेंट्रिक सेंचुरी नहीं बन सकती। तो इसके दो अल्टरनेटिव हैं। या तो देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वर्ल्ड में ना काफी सारे पोल्स हों, काफी सारी पावर्स हों। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लीजिए, क्योंकि मैंने पार्टी का एग्जांपल दिया था तो पार्टी का एग्जांपल फिर से लीजिए। जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ना अभी एक कोई पार्टी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। शिवसेना भी है, बीजेपी भी है, एनसीपी भी है, कांग्रेस भी है। तो मतलब कई बार इलेक्शंस में ना सभी पार्टीज की इतनी इतनी सीट्स आती हैं, 50, 55, किसी की 45। तो आपस में ना एक बैलेंस है। मल्टीपोलर वर्ल्ड है वहां पे महाराष्ट्र में, पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें। अब देखो कई घर ना ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फादर की चलेगी या फिर मदर की चलेगी। फादर भी उतनी पावरफुल है, मदर भी उतनी पावरफुल है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी जॉब पे जाते हैं, तो उनकी बात भी सुनी जाती है। तो मतलब फैमिली में बहुत सारे पोल्स हैं। तो उसी प्रकार से देखो या तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो,
या फिर देखो चाइना डोमिनेटेड एशिया बने, मतलब एशिया में चाइना की डोमिनेंस। अब देखो दिक्कत पता है क्या है, दोनों जो सिचुएशंस है ना इंडिया के अनुकूल नहीं है। मतलब इंडिया नहीं चाहता, इंडिया पसंद नहीं करता इन दोनों अल्टरनेटिव्स को। क्यों? देखो अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनता है ना जिसमें कई सारे पोल्स हों, जैसे जापान एक पोल है, रशिया एक पोल है, यूएस एक पोल है, चाइना एक पोल है, इंडिया एक पोल है। अब ऐसी जब सिचुएशन आ गई ना तो पता क्या होगा, उस समय देखो सीक्रेट अलायंस बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे, वर्ल्ड में कैओस क्रिएट हो जाएगा। इंडिया इन चीजों को नहीं चाहता। इंडिया ना बोलने को हमेशा बोलता है कि हम मल्टीपोलरिटी चाहते हैं, मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि सीक्रेट अलायंस होते रहें, पूरा वर्ल्ड जो है ग्रुप्स में डिवाइडेड हो, इंडिया के ऊपर भी प्रेशर आए कि आप इस ग्रुप में शामिल होइए, उस ग्रुप में आप शामिल होइए। इंडिया ये सब नहीं चाहता। इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो स्टेटस कोइस्ट है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर आए कि हम इस ग्रुप में शामिल हों या फिर उस ग्रुप में शामिल हों। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जब आएगा ना एशिया सेंट्रिक सेंचुरी में तो इंडिया उसे पसंद नहीं करेगा। इंडिया ऑटोनॉमी चाहता है। उसके बाद चाइना डोमिनेटेड एशिया, कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया कि एशिया चाइना डोमिनेटेड हो जाए, क्योंकि देखो आप देख लीजिए साउथ एशिया में ट्रेडिशनली इंडिया का डोमिनेंस रहा है वहां पर, लेकिन अब धीरे धीरे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, इन सब देशों में चाइना अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ट्रेड देख लीजिए, मिलिट्री देख लीजिए, मतलब अलग अलग एस्पेक्ट में, कल्चर देख लीजिए, चाइना अपना इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहा है। चाइना के साथ हमारा बॉर्डर विवाद है, एलएसी पर अभी भी विवाद है। कुछ दिनों पहले फिर से मारपीट हुई चाइना और भारत के सोल्जर्स के बीच में। तो इंडिया नहीं चाहता कि जब एशिया सेंट्रिक सेंचुरी ये बने तो उसमें चाइना की डोमिनेंस रहे, लेकिन देखो ये हो रहा है और यही इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है। अब देखो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि G2 बन जाए पूरा वर्ल्ड, मतलब दो ग्रेट पावर्स हों, एक यूएसए और दूसरा चाइना, और दोनों पावर्स एक दूसरे को ना एकोमोडेट कर लें। देखो एक बात बताऊं आपको, चाइना ना पहले हमेशा से कहता आया है, जैसे 2000 के बाद से चाइना ना इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था, तो उस समय ना चाइना ये बोलता था कि हमारा जो राइज है ना पीसफुल है, हम किसी को तंग नहीं करेंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं, पूरे वर्ल्ड को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि देखो वो सिर्फ एक नकाब था। जैसे ही शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने ना, चाइना ने अपना ये मुखौटा फेंक दिया, फिर चाइना अपने आप को असर्ट करने लगा, यानी वो चाइना की सारी बातें झूठी थी। उससे पहले चाइना ये बोलता था कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ये पूरा वर्ल्ड दोनों ग्रेट पावर्स को एकोमोडेट कर सकता है, यूएस को भी चाइना को भी, तो यूएस को हमसे डरने की आवश्यकता नहीं है, यूएस हमें एकोमोडेट करे, हम उसको एकोमोडेट करेंगे, दोनों मिलकर पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे। ऐसी ऐसी बातें चाइना ने बोली। अब वर्ल्ड में देखो कुछ भी हो सकता है कि ये बात आगे जाके रियल साबित हो जाए, हो सकता है कि आगे जाके चाइना और चाइना और यूएस में दोस्ती हो जाए। अगर देखो ऐसा हो गया तो इंडिया कहां जाएगा? आज इंडिया की यूएस के साथ दोस्ती है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना, क्योंकि दोनों का दुश्मन एक है चाइना। हालांकि देखो और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं। तो कहने का मतलब यह है, अगर कल को दोनों के बीच में दोस्ती हो गई तो इंडिया कहां जाएगा? इंडिया को सबसे ज्यादा इस चीज का नुकसान होगा। देखो अभी यूक्रेन वार का आप एग्जांपल लीजिए। यूक्रेन वार जितना खींचेगा ना, वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना की जरूरत उतनी ही ज्यादा महसूस होगी। और ये आप देख भी रहे हो, जैसे जर्मनी जो है अब चाइना के पास पहुंचा है बातचीत के लिए। तो क्योंकि देखो चाइना के बिना वर्ल्ड नहीं चल सकता। जैसे पिछले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, चाइना आज भी वर्ल्ड की फैक्ट्री है। अब रशिया ने उन कंट्रीज को गैस देने से मना कर दिया और दूसरी चीजें देने से मना कर दिया। चाइना पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री है। तो अब वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारी चीजें चाइना से भी लेने की कोशिश करेंगे। तो जितना यूक्रेन वार ज्यादा खींचेगा वेस्टर्न कंट्रीज को चाइना की, उतनी ही ज्यादा जरूरत महसूस होगी। तो देखो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इसमें यह डिस्कस किया गया है कि एशिया सेंट्रिक सेंचुरी से इंडिया एंगेज करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे कंसर्न्स हैं इसको लेके। इसके बाद देखो लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल है रिमोट वोटिंग से संबंधित। आप जीएस पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना ईवीएम का एक प्रोटोटाइप तैयार करवाया है, जिसकी सहायता से रिमोट वोटिंग की जा सकती है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर
बिहार का कोई माइग्रेंट वर्कर है, वो आया है महाराष्ट्र में। अब देखो, वो वर्कर महाराष्ट्र में रहकर भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल छपरा के लिए वोट कर सकता है, क्योंकि उसका वोट छपरा में है। मतलब रिमोट वोटिंग की जा सकती है, ऐसा ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार करवाया गया है। रिमोट बूथ में एक मॉडिफाइड ईवीएम की सहायता से 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए वोट किया जा सकता है। अब देखो, इस चीज को दिखाने के लिए ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है कि आप एक बार देखिए जो हमने ये रिमोट वोटिंग का कंसेप्ट तैयार करवाया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर उत्साहित हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हालांकि देखो संदेह भी हैं। देखो, ये कंसेप्ट अच्छा क्यों है? क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश में माइग्रेंट वर्कर्स की एक बड़ी संख्या है। बहुत सारे रिलेटिवली गरीब जो राज्य हैं, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, यहां से हर साल बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वहां पे वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। उन्हें बेसिक सुविधाएं भी काफी बार नहीं मिल पाती, जैसे उनका राशन कार्ड तक नहीं बन पाता। लेकिन जब देखो ये जो कंसेप्ट आएगा ना, वो रिमोटली अपनी कंस्टिट्यूएंसीज के लिए वोट कर सकेंगे, एक तो इससे वोटिंग टर्नआउट और ज्यादा इंप्रूव होगा। हालांकि देखो, ये बात भी सच है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो हमारे देश में रिलेटिवली वोटर टर्नआउट ज्यादा है, लेकिन फिर भी रिमोट वोटिंग का जब कंसेप्ट आएगा तो वोटिंग का जो टर्नआउट है ना, इसे और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। माइग्रेंट वर्कर्स का इंपावरमेंट होगा। अब संख्या दी हुई है, देखो 2017 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारे देश में 14 करोड़ इंटरनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। वो अब देखो, उनके पास इतने पैसे और नहीं होते कि स्पेशल वो ट्रेन में जाएं, अब इतना खर्चा करें स्पेशल वोट देने के लिए, तो वो वहीं पर रह के अगर वोट दे सकेंगे तो काफी अच्छा होगा। इससे मतलब एक पॉइंट ये भी तो है ना, डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा मजबूत होगी, इससे उनका पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में इंक्रीज होगा। अब देखो, इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब फियर्स की बात करते हैं, कंसर्न्स क्या हैं। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि हम मानते हैं कि इस चीज को इंश्योर करने में काफी तरह के लीगल, ऑपरेशनल, एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडिफाइड ईवीएम तैयार करवाई है, यानी मॉडिफाइड ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। अब देखो, आर्टिकल में यह कहा जाता है ईवीएम को लेके ना, मतलब अब देखो रैशनली बात करें तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है जिसके बेस पे हम यूं कह सके कि ईवीएम में कमी है। लेकिन देखो, यह बात भी सच है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने की वजह से ईवीएम के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है ना, पिछले कुछ समय में काफी कम हुआ है। दोषी बेशक पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं, लेकिन देखो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की जो कार्यप्रणाली है ना, उस पर भी क्वेश्चन उठ जाते हैं। बहुत बार इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता है कि वो ना रूलिंग पार्टी का ज्यादा साथ देती है, रूलिंग पार्टी का ज्यादा फेवर करती है। तो जब भी ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ चेंज लेके आए ना, जैसा कि इतना बड़ा चेंज अभी लाने की कोशिश कर रही है, तो पहले ना जनता का ट्रस्ट जरूर होना चाहिए उस सिस्टम में। जल्दबाजी में अगर देखो कोई बदलाव लाया गया तो देखो इससे तो नुकसान बल्कि ज्यादा होगा, समझ गए। हालांकि देखो फियर्स और भी ज्यादा है, जैसे कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस उठ जाते हैं कि कब एक माइग्रेंट वर्कर एलिजिबल हो जाएगा वोट देने के लिए, कब एक माइग्रेंट वर्कर रेजिडेंट कहलाने लायक हो जाएगा, मतलब उसका वोट बन सकेगा। इस चीज में ना बहुत सारी धांधलेबाजी लोकल लेवल पे हो सकती है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा की जा सकती है। तो यहां पर ना इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिमोट वोटिंग के लिए जाती है। देखो ऑलरेडी जैसे एनआरआईज हैं वो भी बहुत समय से रिमोट वोटिंग की मांग कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनोवेशन लाने की कोशिश कर रही है, रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रही है, वो अच्छी चीज है। लेकिन फिर से यही बोला जाता है कि जल्दबाजी में रिफॉर्म्स नहीं आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो भी करे सोच समझ के करे, क्योंकि ट्रस्ट का मामला है। अगर देखो ट्रस्ट कमजोर हो जाता है ना ईवीएम में, तो पूरी इलेक्शन प्रोसेस में जनता का ट्रस्ट कम हो जाता है। और इलेक्शन प्रोसेस में अगर जनता का ट्रस्ट कम हो गया तो देश की डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं ना वो हिल जाती हैं, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिमोट वोटिंग से संबंधित, और आज की हमारी डिस्कशन में इतना ही है। आज 4 इश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।